बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी होंगे अपने अहल व अयाल, अपने अजीज़ व अकारिब, अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों, अपने अहल खाना फैमिली और अहल ख़ानदान के साथ ना सिर्फ बखैर व आफ़ियत होंगे बल्कि खुश व खुर्रम भी होंगे और अपने अपने मकासद हासिल करने के लिए कोशां भी होंगे। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपकी इन खुशियों को ना सिर्फ जे कि उनमें इजाफ़ा फरमाए, उनको तादेर सलामत रखे और आप हमेशा इसी तरह खुश व खुर्म रहें और अपने अपने जायज़ मकासद के लिए कामयाबियाँ हासिल करते रहें। आमीन। वीलॉग में आगे बढ़ने से पहले हस्ब मामूल हम आप लोगों से इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें। और अगर अपने कमेंट्स के सेक्शन में जाके कुछ अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट्स दें। हमारी कोशिश होगी कि हम सब के कमेंट्स का फर्दर जवाब भी दें और उन कमेंट्स की रोशनी में अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सके। शुक्रिया। वीलॉग में सबसे पहले आज भारत के साथ सुपर 4 के मरहले का वो क्रिकेट मैच जो कल अधूरा रह गया था और जिसके बारे में मैंने कल भी थोड़ी सी बात की थी। वो मैच आज बहुत ही बुरे तरीके से, बल्कि यूँ कहे कि अपनी तारीख में, क्रिकेट की तारीख में सबसे बड़े भारी मार्जिन से वनडे मैच हार गया है भारत के साथ। हार जीत खेल का हिस्सा है, कभी हार तो कभी जीत, कभी जीत तो कभी हार, ये चलता रहता है। लेकिन जो याद रह जाती है वो हार कैसे हुई, क्यों हुई और किस तरह हुई। शिकस्त अगर पाकिस्तान को हो भी जाती तो उसका इतना बुरा ना मनाया जाता, लेकिन जितने बुरे तरीके से पाकिस्तान ने ये क्रिकेट का मैच खेला और जितने बुरे तरीके से ये मैच हारा है, वो क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के चाहने वाले जो हैं उनके दिलों से नहीं निकाला जा सकेगा और ना ही वो इस शिकस्त को कभी हजम कर पाएंगे। क्रिकेट के लिए पाकिस्तान की कौम दीवानी है, लेकिन फिर ख़ास तौर पर जब मैच पाकिस्तान और भारत का होता है उस वक्त तो वो लोग भी उसमें दिलचस्पी ले रहे होते हैं और मैच की सूरत हाल को जो है ना वो देख रहे होते हैं, उस पर गहरी नज़र रखते हैं, जिनको क्रिकेट से कोई दिलचस्पी नहीं है, जिन्होंने कभी क्रिकेट देखी भी ना हो। लेकिन भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान हर शख्स हर जगह पर क्रिकेट के बुखार में मुब्तला होता है। मैंने कल भी अर्ज़ की थी और आज मज़ीद डिटेल के साथ इस पर बात करते हैं। बच्चा जानता है, जिसको क्रिकेट की थोड़ी सी शुद्ध बुद्ध भी है, गली कूचों में खेलने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो क्रिकेट नहीं खेलते, क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं, जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं, उनको भी इस चीज़ का इल्म है कि जब मौसम की पेशगोई इस तरह की हो जैसी कि कोलंबो के लिए थी, बारिश होने के वाज़ेह इम्कान थे और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक रिज़र्व डे दिया गया था कि कल अगर बारिश होती है तो फिर नेक्स्ट डे वो खेल दोबारा खेला जाएगा और वो खेल दोबारा नए सिरे से नहीं खेला जाएगा बल्कि वहीं से खेला जाएगा जहाँ पर छोड़ा जाएगा। कि अगर बारिश हो गई तो जहाँ पर खेल स्टॉप होगा अगले दिन वहीं से शुरू होगा, यानी कि उसमें मैच में कंटिन्यूटी होगी, ऐसे कि जैसे कि ये मैच रुका ही नहीं, इसमें कोई रुकावट आई ही नहीं और डिले ही नहीं हुआ। तो कल बाबर आजम ने टॉस जीता और हर बच्चे को, हर शख्स को पता है, क्रिकेट से दिलचस्पी रखने वाले को, कि ऐसे मौसम की जब पेशगोई होती है तो उसमें हमेशा टॉस जीतने वाली टीम जो होती है उसकी कोशिश होती है कि वो खुद बैटिंग करे, क्योंकि खेल रुकने की सूरत में जब डिक एंड लुइस का मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होता है उसमें हमेशा जो नुकसान होता है वो उस टीम का होता है जो बाद में बैटिंग कर रही होती है, क्योंकि उनको जो ओवर कटते हैं उनमें एवरेज की बुनियाद पर जो सबसे बेहतर ओवर होता है पहले वाली टीम ने किया होता है उस
बेहतर ओवर की बुनियाद पर उसकी एवरेज कैलकुलेट की जाती है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनको डिस्कशन में अभी बहुत लंबा हो जाएगा ये प्रोग्राम, क्योंकि मेरा ये प्रोग्राम इस मौजू पर नहीं है। ये बरसबील तस्करा में सिर्फ इंतजाम में ये मौजू इस पर बात कर रहा हूँ। तो उसकी एवरेज निकाल कर उन ओवर के साथ जो बाकी नेक्स्ट टीम ने खेलने होते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और वो उनका जो है ना टोटल आ जाता है कि इन्होंने कितने रन बनाने हैं। और वो हमेशा पहले खेलने वाली टीम से उसका जो रन औसत होता है फी ओवर का वो ज़्यादा ही होता है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि बाबर आजम ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग क्यों दी। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये कोई गलती नहीं है। दिस इज नॉट अ मिस्टेक, इट इज अ ब्लंडर। और वी कैन नॉट टेक ऑन दिस ब्लंडर एज इट इजी एट एज पीपल आर थिंकिंग। इसको इतनी आसानी से हम हजम नहीं कर पाएंगे। क्यों ऐसी बड़ा ब्लंडर हुआ, क्यों ऐसी गलती हुई? ओके, बाबर आजम, और आपको पता है कि जब टॉस के लिए मैदान में उतरते हैं तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन होती है, कोच के साथ डिस्कशन होती है, कप्तान और पूरी टीम उसमें शामिल होती है और फिर एक डिसाइड किया जाता है मिलजुल के, हर पहलू के ऊपर बातचीत करके, हर पहलू को मद्देनजर रख के ये डिसाइड किया जाता है कि अगर टॉस हम जीते तो हमने क्या करना है। तो टॉस जीतना ही बहुत बड़ी बात होती है। टॉस विन्स द मैच। आपको पता है कि टॉस जब जीत जाते हैं तो आधा मैच टॉस पर डिपेंड करते हैं। समझ लो कि आधा मैच टीम जीत गई और हमने वो आधा जीता हुआ मैच हार दिया। टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग की दावत दे दी और फिर बैटिंग की दावत दी और उसके बाद इतनी बुरी बॉलिंग की कि आई हैवंट सीन दिस काइंड ऑफ बैड बॉलिंग इन माई लाइफ टाइम, कि पाकिस्तान की किसी टीम ने इस तरह की बुरी बॉलिंग की हो। कागजात के ऊपर हमारे बॉलर्स की बैटिंग जो है वो नंबर 1 है। हमारे बॉलर्स पेसर जो है वो नंबर 1 इन द वर्ल्ड कहलाए जाते हैं और नंबर 1 इन द वर्ल्ड कहलाए जाने वाले कल जिस तरह की बॉलिंग की है, सुभान अल्लाह, उस पर हमारा अपना सर पीटने को नहीं बल्कि सर दीवार में मारने को दिल करता है। देन उसके बाद फील्डिंग, माशाल्लाह बुरी बॉलिंग के साथ 2 कैचेस ड्रॉप कर दिए गए। एक कैच के बारे में तो चलो कुछ कहा जा सकता है कि दैट वाज ड्रॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द फील्डर, थोड़ा फांसे पर गिरा, उसके हाथ में नहीं आया। लेकिन जो स्लिप पे पहला कैच था वो तो वहां पर हमारे स्लिप के लोग फील्डर जो थे क्या कर रहे थे, खड़े हुए पिकनिक पर आए हुए थे क्या, या वो दूसरी तरफ पवेलियन में बैठी लड़कियों को देख रहे थे? आई एम सरप्राइज कि क्या हो रहा था। मीन दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बॉल उनकी तरफ आएगी और बॉल बिल्कुल उनके करीब से आई और दोनों तरफ के फील्डर खड़े हुए देख रहे हैं कि वो उठाएगा जो वो पकड़ेगा, जो वो पकड़ेगा कैच, और इतना इजी कैच जो है ना वो छोड़ दिया गया। और उसका नतीजा फिर यही होना था कि बैट्समैन जो थे वो बॉलर्स पर हावी हो गए और उन्होंने मार मार के पाकिस्तानी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया, उनको दुम्बा बना दिया। और उसके बाद आज जब दोबारा मैच शुरू हुआ तो उसमें उन्होंने अपना वही रिदम बरकरार रखा जो आगे वाले बैट्समैन थे और उन्होंने 356 रन का एक पहाड़ सा टारगेट खड़ा कर दिया। ये 356 रन का पहाड़ सा टारगेट तो था, लेकिन अगर हम अपनी बैटिंग लाइनअप को देखें तो उनके लिए 357 रन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। अगर वो किसी प्लानिंग के साथ खेलते, अगर वो ये सोच के आते कि हमने टिक के खेलना है। फखर जमान, राइट फ्रॉम द 8 और 9 मैचेस, ही इज नॉट डूइंग एनी परफॉर्मेंस, ही इज नॉट गिविंग एनी परफॉर्मेंस, किसी किस्म का परफॉर्म नहीं कर रहा वो 8-9 मैचेस से। तो आप क्यों उसको सर पर बिठा के बोझ बना रहे हैं अपना, कि 7, 8, 9, 10 मैचेस के बाद वो एक मैच में संची बना देता है, उसके बाद आप फिर उसको जनाब वो अपना वाह वाह बल्ले बल्ले फखर जमान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। दिस मैच दे हैव लॉस्ट विद दैट ह्यूज मार्जिन। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। और मैं डिमांड करता हूं, और मेरे ख्याल में आपके दिल की तर्जुमानी भी मैं कर रहा हूं, यकीनन आप भी यही सोच रहे होंगे, आई डिमांड अ थरो इंक्वायरी अबाउट दिस मैटर, कि इसकी इंक्वायरी कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ है। ना हमारी बॉलिंग चली है, और सबसे पहले तो यह है कि अपना बाबर जुबान साहब ने यह फैसला किसके मशवरे से किया था कि बैटिंग जो उनको दे दी। Was he alone to do this decision, to take this decision, or management was included in that? तो ये अगर उनका मुश्तरका फैसला था तो तब भी इसका जो है प्रोब होना चाहिए, और अगर उसका अकेले का फैसला था तो तब भी प्रोब होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। और हमें उम्मीद है कि आइंदा के मैचेस में पाकिस्तान बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा और फाइनल में भारत से इस हार का बदला लेगा जो कि मुश्किल नज़र आता है। थैंक यू वेरी मच। अब हम आते हैं अपने दूसरे मौज़ूआत की तरफ जिनके ऊपर मैं आमतौर पर बात किया करता हूँ इस वीडियो में। तो उन मौज़ूआत में सबसे पहले
सॉरी बीच में पॉज आ गया था। तो उन मौज़ूआत में जो है सबसे पहले हम बात करेंगे डॉलर की गिरावट की। डॉलर आज 270 और 80 के दरमियान ट्रेड हुआ है। 330 335 से घट के डेली बेसिस पर एवरी डे इट वाज लूजिंग द वेट एंड रुपी वाज गेनिंग। डॉलर वाज लूजिंग, रुपी वाज गेनिंग। पाकिस्तानी रुपया गेन कर रहा था, बढ़ रहा था ऊपर, और डॉलर नीचे गिर रहा था। और आज ये 270 और 280 के दरमियान में ट्रेड हुआ है। और साथ ही साथ मज़े की बात यह है कि इंटर बैंक और जो ओपन मार्केट है उसमें डॉलर का जो डिफरेंस था 30-35 रुपए का, वो ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। वो दोनों बराबर एक ही सतह पर आ गए हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इससे पहले क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने डंडा उठाया है। मैंने आपको अर्ज़ की थी 2-3 वीलॉग पहले, जब इनकी जो है ना आसिम मुनीर साहब ने मीटिंग की थी बिज़नेस कम्युनिटी से, और उसमें ये चीज़ें सारी डिस्कस की गई थी। और बिज़नेस कम्युनिटी ने इंटरव्यूज़ में ये बताया था कि इससे पहले भी आर्मी जनरल उनसे मीटिंग्स करते रहे हैं, लेकिन आसिम साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी, ही लुक्स डिटर्मिन कि वो इसको जो भी कह रहे हैं करके दिखाएंगे और करने के लिए बहुत संजीदा हैं। और उन्होंने संजीदगी का मुजाहरा किया है और वो रिजल्ट जो है ना नतीजे सामने आना शुरू हो गए हैं। डॉलर महंगा क्यों हुआ? कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, हर आदमी को पता है कि थोड़ा सा डॉलर महंगा हुआ तो लोगों ने डॉलर इकट्ठा करना शुरू कर दिए। ख़ासतौर पर ये जो मनी एक्सचेंज वाले हैं, मनी चेंजर हैं, जो फॉरेन करेंसी का कारोबार करते हैं, उन्होंने डॉलर इकट्ठा करना शुरू कर दिए। और उसके बाद आम लोगों ने भी, जिनके पास कुछ पैसा है, उन्होंने इसको एक बिज़नेस बना दिया कि सस्ता डॉलर खरीदो, उसके बाद बहुत महंगा हो जाएगा तो फिर हम बेच देंगे। और उन्होंने अभी तक होल्ड किया हुआ था, क्योंकि 330 335 तक गया था तो होल्ड किया हुआ था। उसके बाद अभी जब ये पिछले दिन कुछ गिरा तो तब भी उन्होंने होल्ड किया हुआ था कि शायद ये फिर रुक जाएगा और फिर दोबारा गेन करेगा, क्योंकि वो अब उसको नुकसान में बेचना नहीं चाहते थे। लेकिन जब ये सुनने में आया कि फॉरेक्स जो है ना, फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज जो हैं, उनके ऊपर अब चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा और अब वो डॉलर जो है ना स्टेट बैंक के जरिए हासिल करेंगी। वो डायरेक्ट जो है ना दुबई या इधर उधर की फॉरेन मार्केट से डॉलर नहीं खरीदेंगे, जो वहाँ से ख़रीद के आते थे और जहाँ पर आके बेचते थे। अब ये है, ये फॉरेन एक्सचेंज जितना भी होगा स्टेट बैंक में आएगा और वहाँ से फिर फॉरेन एक्सचेंज कंपनी जो है, जो फॉरेक्स की कंपनी है, जिनको एक्सचेंज कंपनियाँ कहते हैं, मनी एक्सचेंजर जिनको कहते हैं पाकिस्तान में, तो उनको जो है ना स्टेट बैंक देगा उनके कोटे के लिहाज से। तो उसमें फिर यह है कि हर चीज़ का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। ये नहीं है कि जो भी शख्स जाए वहाँ से जाके 10,000 डॉलर खरीदे पाकिस्तानी करेंसी दे के और उसके साथ जो मर्जी है करे। अब इस चीज़ को बाकायदा रिकॉर्ड किया जाएगा, हर एक का बायोडाटा होगा वहाँ पर कि किसने कितने डॉलर दिए और फॉर व्हाट पर्पस ही हैज़ परचेज द डॉलर्स। और फिर यह है कि फॉरेन करेंसीज के जो मालकान हैं एक्सचेंज के, उनसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक दिन पहले मीटिंग हुई है और उनको भी सिर्फ 3 मिनट की मीटिंग हुई है। आई थिंक आसिम साहब ने तो मुलाकात नहीं की, देयर वाज सम अदर जनरल। 3 मिनट की मीटिंग हुई है। ये उसी तरह की मीटिंग थी जैसे मीडिया के साथ 3 मिनट की मीटिंग थी और एक वाज़ेह पैगाम मीडिया वालों को दिया गया था शुरू में। उसी तरह के एक पैगाम फॉरेन एक्सचेंज कंपनी के जो मालिक हैं, जो मनी चेंजर हैं, उनको भी दिया गया कि इनफ इज़ इनफ, यू पुल योर सॉक्स, ठीक है, और अपने जो है ना वेयर जो है ना वो बेहतर कर लो, उनको दुरुस्त कर लो, वरना फिर किसी के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। और इट वॉज इनफ टू वार्न देम कि अब आगे क्या होने वाला है। और गालबन ये है कि हुकूमत को कुछ नाम दे भी दिए गए हैं कि जो इस फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग में इनको ज़ख़ीरा अंदोज़ी डॉलर्स की ज़ख़ीरा करने में और उसके बाद उनको स्मगल करने में जो इन्वॉल्व थे, उनमें से बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो शामिल किए गए हैं और उनकी लिस्ट जो है हुकूमत को मुहैया कर दी गई है। और उनके ऊपर बहुत जल्द एक तलवार उनके गर्दन पर लटक रही है, जो वो बहुत जल्द उनके गर्दन पर गिरने वाली है। वो लोग इस चीज़ को जानते हैं। बहुत सारे लोग तो यहाँ से भाग भी गए हैं, लेकिन सुना है कि अभी उनके नाम भी ECL में डाल दिए जाएंगे, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में, ताकि वो बाहर ना जा सके। और फिर उनके साथ पूरा हिसाब किताब किया जाएगा कि आपने क्या किया। और गालबन ये डॉलर 250 रुपये तक आएगा और वहाँ पर जो है इसको मुस्तकम करने की कोशिश की जाएगी। वेल डन आर्मी, वेल डन जनरल आसिम मुनीर। अब यहाँ पर हमें आर्मी का किरदार नज़र आता है कि आर्मी पाकिस्तान के मामलात को सीधा करने में कितनी मुखलिस है। उस दिन वो जो वकील साहब एक तकरीर कर रही थी अपने वोकला के कन्वेंशन में, जिसके बारे में मैंने लॉग भी किया था कि जी
आर्मी चीफ जो है ना, अब वो वज़ीर ख़जाना भी बन गए हैं, वज़ीर ख़ारजा भी बन गए हैं, वज़ीर दाखिला भी बन गए हैं की सैन के तहत। तो बीबी जी सैन के तहत लोगों को अख्तियार दिए गए हैं। उन्होंने क्या किया, आप उनके बारे में तो बात करें, उनकी तो अब हिमायत में जो ना आर्मी के खिलाफ नारे लगाती रहती हैं। तो प्लीज़ बी पाकिस्तानी एंड पैट्रियट पाकिस्तानी, पाकिस्तान के साथ मुहिब वतनी और मोहब्बत का सबूत दें। आप सब लोग, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो अच्छा काम आर्मी कर रही है उसमें आप उसको अप्रिशिएट करें, और वो जो सियासी मामलात थे पिछले दौर के उनको आप भूल जाएं। अभी पाकिस्तान को बचाने का सेहरा आर्मी के सर पर है और वो कोशिश कर रही है और इंशाल्लाह उसमें कामयाब भी होगी। दूसरा जो है मौजू मेरा, शुगर प्राइसेस। चीनी की कीमत इतनी महंगी क्यों हुई? ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई, चीनी स्मगल हुई और हो रही है अब भी। काफ़ी हद तक तो उसको कंट्रोल कर लिया गया है, और उनके जो ज़ख़ीरा अंदोज़ और स्मगलर हैं उनके नाम भी आर्मी को लिस्टें पहुँच चुकी हैं, और उनके नाम भी बहुत जल्द कानून के नफाज के इदारों को पहुँच जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी भी बहुत जल्द हो जाएंगी। सुना है कि उनको एक मौका और दिया जा रहा है कि आप भी अपने अंदाज दुरुस्त कर लें, लेकिन मुझे एक बात पर हैरत है कि उसके बारे में कोई शख्स बात नहीं करता। चीनी की कीमतें, जब चीनी में ये इजाफा होने लगा था तो सूबाई हुकूमतों ने हाई कोर्ट में, पंजाब की हुकूमत ने रजू किया था हाई कोर्ट के साथ, और हाई कोर्ट में एक जो है दरख्वास्त दी थी इसको कंट्रोल करने के लिए। तो हाई कोर्ट नहीं, सॉरी, चीनी के जो जब इनके खिलाफ इक़दाम होने लगे तो चीनी के पैदा करने वाले जो लोग हैं, चीनी की फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी और उस पर स्टे ऑर्डर ले लिया, जिसको हुक्म इम्तनाई भी कहते हैं, कि उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई एज इट इज़ रहना चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत अरसे पहले याद होगा कि ये गालिबन नवाज शरीफ साहब का दौर था जब चीनी 125 या 128 या 125 रुपये फ़ी किलो तक चली गई थी, 50 या 55 रुपये से। बाद में फिर वो आके 80 पर रुक गई थी, फिर उसके बाद 75 पर रुकी। उस वक्त भी यही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने गालिबन उस वक्त उसका वो किया था, सोमोटो एक्शन लिया था, उसके ऊपर कार्रवाई की थी, और उस कार्रवाई के नतीजे में चीनी की कीमतें शूट अप हो गई थी। और अब ये जो स्टे ऑर्डर लिए गए हैं उसमें पंजाब की हुकूमत ने पूरी कोशिश की थी कि इस हुक्म इम्तनाई को, इस स्टे ऑर्डर को ख़त्म करवाया जाए, लेकिन जज साहब टस से मस नहीं हो रहे थे, और उसमें गालिबन कोई पता नहीं कितने 100 अरब रुपया जो है उसका उन्होंने कार्टेल जो था, चीनी वालों ने जो कार्टेल बनाया, कार्टेल उसमें उन्होंने कमा लिए। ये हमारी कौम की खून पसीने की कमाई चंद लोगों की जेबों में चली गई, बिकॉज ऑफ हमारी अदलिया के जजेस के, उनकी वजह से। अब मैं तो साफ कहूँगा, चाहे किसी से अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई बनती है तो बेशक करें, कि हमारे जजेस ने भी उसमें ज़रूर हिस्सा लिया होगा, वरना ऐसे मुफ्त में कोई काम नहीं करता। और हमारी अदलिया का जो किरदार है आजकल वो हर एक को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और सबको पता है। और हमारी अदलिया जो इंसाफ का तराजू है वो हमारा दुनिया के पैमाने पर 138वें नंबर पहुँचा हुआ है, वो भी सबको पता है कि कितना नीचे है हमारा ग्राफ अदलिया की इंसाफ का। तो इसके बारे में भी मैं कहता हूँ कि तहकीकात की जाए, और इन सामान को जो ये हमारे मुकद्दस गाय बने हुए हैं कि मुकद्दस गाय है, इनको आप हाथ नहीं लगा सकते, इनको आप छेड़ नहीं सकते, इसके साथ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकते। इन मुकद्दस गायों को भी कटहरे में लाया जाना चाहिए और इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मुल्क को कौम का बेरागर करने में बराबर का हिस्सा है, इन्होंने भी पूरा किरदार अदा किया है अपना। आई थिंक मेरी ये जो 2-3 बातें थीं, आप इन पर गौर करें, आप इससे मुत्तफिक हैं, इससे इत्तफाक करते हैं या इससे इख्तलाफ करते हैं, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके आरा को कदर की निगाह से देखूँ, और उसके बाद अगर ज़रूरत महसूस हुई तो फर्दर उनके जवाब भी आपको दूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।